कक्षा 8वीं विज्ञान पेपर। साथियों, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो पेपर आपका इस बार होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं और सारे पर्सन हम सॉल्यूशन के साथ है वो देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक आपको देखना है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का हिंदी का पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लेना। और ये जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं, फिलहाल आपको जितने भी पेपर बताए जाएंगे 3-3 4-4 सेट, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं में से आपका पूरा पेपर है वो बनेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कौन सी ऐसी फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो निकल के आता है खरीफ की फसल। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खरीफ की फसल है कौन कौन सी है, उसका नाम लिखिए। रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, उनका नाम लिखिए। तो रबी की फसल में दोस्तों आप लिख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके रबी की फसल में आते हैं। खरीफ की फसल की मैं बात करूँ तो दोस्तों, इसमें मोटे अनाज आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका हो गया मक्का, ठीक है, मूंग हो गया, ठीक है, मक्का, मूंग, बाजरा। ये जो फसलें हैं दोस्तों वो किस में आती है, आपकी खरीफ की फसल में आती है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो यहाँ पे प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा हमारा, स्टोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संश्लेषित रेशे का गुण नहीं है। अब संश्लेषित रेशे आपने पढ़ा है उनके वस्त्रों के बारे में, ठीक है। आपने एक पर्सन, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्दियों में आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र पहनने की सलाह देंगे। अब यहाँ पे देखिए, महंगा होता है, शीघ्र सूखते हैं, आयु अधिक होती है, रख रखाव आसान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, संश्लेषित रेशे के जो गुण है वो है कि इनकी आयु है वो अधिक होती है, मतलब ये ज़्यादा समय तक चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। तो ये मेरा आंसर सही हो गया, ठीक है। ये पर्सन दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में भी ये पर्सन पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए, यहाँ पे किस में जीव में बहुविखंडन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बहुविखंडन पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अमीबा, हाइड्रा, ये तो क्या होते हैं, मेरे एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों आपको ये दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक कोशीय जीव है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएँ तो हमारा एक कोशिकीय जीव है वो यूक्लिना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक सा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था किस आयु को कहते हैं। तो दोस्तों किशोर अवस्था 18 से लेके, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे आएगा मेरा 13 से, ठीक है, 13 से लेके 19 वर्ष तक की आयु जो होती है उसको अपन किशोर अवस्था की आयु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर रहेगा 13 से 19, इसको आप 13 से 19 कर लेना भाई। दाब बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों, अपन किसी भी चीज़ का अगर दाब बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे गाड़ियों के टायरों का चौड़ा होना, कील को नुकीला बनाना, ऊँट के पैरों का चपटा होना और कुली द्वारा सिर पर कपड़े को गोल लपेटना। तो इसमें दाब बढ़ाने का एग्जाम्पल क्या होगा, तो कील को नुकीला बनाना, ये क्या होता है, दाब बढ़ाना। देखिए कील कील अपनी इस प्रकार से होती है, मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से रहेगी, आगे से नुकीली, इधर से अपन चपटा रखते हैं ताकि अपन जितना यहाँ पे फोर्स करेंगे दाब अधिक लगेगा नुकीले सिरे पे, और वो क्या होगी, अपनी कार्यविधि आसानी से कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए, किस तल पर घर्षण सबसे कम होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण वाला जो तल होता है उस पर घर्षण सबसे कम होता है। मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होती है, हम जो बोलते हैं वो कंठ से उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों मनुष्य की जो प्रास ध्वनि है, यानी कि मनुष्य जो ध्वनि सुन सकते हैं हम, वो कितनी होती है वो भी आप यहाँ पे लिख लेना। 20 हर्ट्ज से लेके कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये आप लिख लेना भाई। इसके बीच की ध्वनि है वो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है, इससे कम और इससे ज़्यादा मनुष्य के जो कान है वो नहीं सुन सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे है क्रोमियम की जो परत होती है, क्रोमियम की, वह किस प्रकार की होती है। तो वो दोस्तों विद्युत लेपन परत होती है। आगे देखिए, प्राचीन समय में लोग तड़ित से उत्पन्न चिंगारियों को क्या समझते थे। तड़ित का मतलब हो गया कि जो आकाशीय बिजली होती है, क्या होती है भाई, आकाशीय जो बिजली होती है,
आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसको क्या बोलते थे पहले के लोग, तो भगवान का क्रोध बोलते थे, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार से नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई हो जाएगा कि जो तड़ित होती है उससे आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, इसका भी पूरा प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आगे मिल जाएगा। नियमित परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में, चमकदार तल पर, पॉलिश किया तल, उपरोक्त छवि। तो यहाँ पे उपरोक्त छवि मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो ये सभी जानते हैं पृथ्वी पे पाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है लास्ट ईयर बना था आपका, किस ग्रह को जल ग्रह भी कहते हैं। अभी भी आपके द्वार्षिक में भी आया था जल ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है। तो किसको बोलते हैं भाई, पृथ्वी को ही बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है चंद्रमा पर नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस जो भी पेपर अभी बताए जा रहे हैं, जितने भी आपको करवाए जाएंगे, वो सब आपको हमारे ऐप है एजुकेशन लाइन का, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी तक प्ले स्टोर पे आया नहीं है, जैसे ही आएगा कुछ दिन बाद, 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये डाउनलोड कर लेने हैं। तब तक आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निराई से आप क्या समझते हैं। ये खेतों में अवांछित पौधे यानी कि जो खरपतवार होती है, तो यहाँ पे दोस्तों निराई का मतलब है जो खरपतवार हटाने को अपन कहते हैं। ये विधि बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा रखती है। मतलब जो खरपतवार होते हैं, ये वाला क्वेश्चन दोनों में आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि खरपतवार क्या होते हैं और निराई क्या होती है। तो एक ही बात है भाई, जो खरपतवार यानी कि फसल के साथ अनावश्यक रूप से जो पौधे उगाते हैं उनकी कटाई करना, उनको हटाना वहाँ से, वो निराई कहलाती है। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिन्हें बिना यंत्र देखना संभव नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव आवर्धन लेंस द्वारा देखे जाने सकते हैं, परंतु आमतौर पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही इन्हें देखा जा सकता है, देखना संभव है। अब देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक जो पात्र होते हैं, ये पात्र है भाई यहाँ पे, ठीक है। पात्र जो अपन इस प्रकार से लिखते हैं वो है। पात्रों के उपयोग के प्रमुख 3 लाभ बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लाभ है। यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते हैं। यह मजबूत और हल्के होते हैं। यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को आपको समझाना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन वृक्षण नर युग्मन शुक्राणु पैदा करते हैं। वृक्षण द्वारा लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में से एक सिर, मध्य भाग और एक पुंछ भाग होती है, ठीक है। आपने अगर डायग्राम देखा हो उसका, तो इस प्रकार से होता है आपका डायग्राम। एक मतलब पीछे तो आपको पूंछ सी दिखाई देती है और आगे एक आपका सिर से दिखाई देता है। इस प्रकार के शुक्राणु होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या शरीर की वृद्धि व विकास में संतुलित आहार का महत्व होता है। तो बिल्कुल संतुलित आहार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पूरा लाइनें लिखी गई है, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि इसके सिमिलर ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, मतलब इसके समान। ऐसा कैसा नहीं होता, लेकिन इसके समान ही होता है वो प्रश्न, और वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या लिखना है। तो जो प्रश्न आपको बताए जाते हैं, जो भी आपके पास कोई भी हो, संजीव की डेस्क वर्क हो या और कोई कृष्णा की हो या और भी कोई हो, 1 वीक हो, जो भी है, आप उनको अच्छे से एक बार पढ़े ज़रूर भाई, ठीक है। और जो वीडियो बताए जा रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम का। यहाँ पे देखिए अगला है, ऐसे बलों के उदाहरण दो जिनमें वस्तु पर संपर्क में आने पर ही बल लगता है। तो देखिए पेशीय बल यहाँ पे हो जाता है मेरा। अब देखिए आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा इससे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित वाले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मतलब पहले आपने देखा होगा कि आकाश की बिजली कड़कती हुई आवाज़ आती है हमें बहुत तेज़ी से, लेकिन जो बरसात है वो बाद में आती है। तो इसकी जो घटनाएं होती है क्या होती है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो विवरण है इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, एक बार आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 3 उपाय आपको लिखने होंगे। तो मतलब आकाशीय बिजली से होती है कुल मिलाकर तड़ित, उसे बोलते हैं। तो देखिए तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाए, ठीक है। मतलब वो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, तो आपको सुरक्षित स्थान लेना चाहिए कहीं पे। तड़ित समय यदि वाहन में है तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर ले। तड़ित समय यदि खुले में है तो सिर पर सिमट कर बैठ जाए या सिर को घुटनों और हाथों के बीच रख दे। इस प्रकार से सिमट कर हमें बैठना चाहिए, ताकि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो अर्थ के साथ कम से कम बने, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा बनती है तो पास हो जाती है और हमें क्या लगता है, बिजली का झटका लग सकता है और हमारी मौत हो सकती है। यहाँ पे देखिए अगला है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होते हैं,
क्रियाकलाप का वर्णन करना है तो ये यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला है तारामंडल क्या होता है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। तारामंडल के बारे में एक नाम भी दिया गया है। बिजाई की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है, किस प्रकार इसका वर्णन होता है। बिजाई का मतलब जो बीज वगैरह अपन फसलों के लिए जो करते हैं ना, उसके बारे में है यहाँ पे। जीवाणु से होने वाली हानियों को बताना आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई, जीवाणु से होने वाला। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कितने प्रकार के रोग होते हैं और किस किस जीव जंतु से ये फैलते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेंढक, रेशम कीट व शलभ में कायांतरण के प्रक्रम को आपको समझाना है। पेट्रोलियम के मुख्य उपयोग क्या है, ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेट्रोल के जो मुख्य उपयोग है वो लिखने होंगे। तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग, ये आपको एक बार पढ़ लेना है भाई, ये आपका वार्षिक परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे देखिए समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों पर प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सीएनजी वाला प्रश्न है दोस्तों, वो भी अभी आपका आया था। सीएनजी और एलपीजी में आपको अंतर पूछा गया था वार्षिक परीक्षाओं में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर्यावरण तथा पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पे इसको दिया गया है, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट करो, धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब इसके अलावा देखिए घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, इसको स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है लिखा हुआ। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपदा बिंदु को आपको परिभाषित करना है, तो ये तीनों ही आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से ये आंसर लिख सकते हैं। जल प्रदूषण को दूर करने के कोई उपाय है वो आपको लिखने होंगे। जंग क्या है, लोहे को जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर अपन पेंट कर सकते हैं या फिर और कुछ ऐसा लेप लगा सकते हैं जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्रिया ना करे, जिससे कि उसका संसारण ना हो। अब देखिए पादप कोशिका का नामांकन चित्र आपको बनाना होगा, तो ये आपको खुद से करना है भाई। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैंने कुछ यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप आरबीसी बोर्ड के हो स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड को हो, ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।